कुंभ मेला के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभ के बाद भारत का सबसे बड़ा जनसमुदाय अगर किसी धार्मिक इवेंट में इकट्ठा होता है तो वो कौन सा मेला है? शायद इसका नाम आपने पहले न सुना हो, पर इसकी कहानी, इसका स्केल, सब कुछ आपको हैरान कर देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समक्का सरलम्मा जतारा की। इसे मेदाराम जतारा के नाम से भी जाना जाता है। और ये सिर्फ एक मेला नहीं है, ये वीरता, आत्मसम्मान और प्रकृति से जुड़े एक ऐतिहासिक संघर्ष की एक जीती जागती निशानी है। वेलकम टू मेगा माइंड एकेडमी। यहाँ हम भारत के रिच कल्चर, इसकी अलग अलग ट्राइब्स और ट्रेडिशंस को एकदम सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझते हैं। तो चलिए आज इस अद्भुत यात्रा की गहराइयों में उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले इसे भारत का दूसरा कुंभ आखिर कहते क्यों हैं? फिर हम सुनेंगे समक्का सरलम्मा की वीरता की वो अमर कहानी। उसके बाद जतारा की कुछ अनोखी परंपराएं एक्सप्लोर करेंगे, कोया जनजाति के कल्चर को समझेंगे, आस्था और विकास के बीच जो एक द्वंद्व चल रहा है उस पर बात करेंगे, और हाँ, आखिर में ये सब एग्जाम्स के लिए इतना जरूरी क्यों है, इस पर फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके स्केल से। जब हम कहते हैं ना दूसरा कुंभ, तो इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है लगभग 2 करोड़ लोग। बिल्कुल सही सुना आपने। हर 2 साल में होने वाले इस मेले में करीब करीब 2 करोड़ श्रद्धालु आते हैं। ये कुंभ के बाद भारत की सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग है। जरा सोचकर देखिए इसका आकार। और ये सब होता कहाँ है? किसी बड़े शहर में नहीं, बल्कि तेलंगाना के वरांगल से लगभग 100 किलोमीटर दूर इटूनगारम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के घने जंगलों के बीच मेदारम नाम के एक छोटे से गांव में। सोचिए, जंगल के बीचों बीच आस्था का इतना बड़ा सागर, ये अपने आप में कितना अनोखा है। और हाँ, ये जो शब्द है जतारा, ये एक तेलुगु शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है मेला या उत्सव। इसकी बढ़ती हुई इंपॉर्टेंस को देखते हुए ही 1996 में इसे तेलंगाना का स्टेट फेस्टिवल भी घोषित कर दिया गया था। चलिए अब आते हैं इस यात्रा के दिल पर, यानी वो कहानी जिसने इसको जन्म दिया। ये कहानी है वीरता की, बलिदान की और अन्याय के खिलाफ एक पूरे परिवार के संघर्ष की। तो चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं 13th सेंचुरी में। उस दौर में काकतीय वंश का शासन हुआ करता था। उस साल कोया जनजाति के लोग अकाल यानी फैमिन से जूझ रहे थे, और ऐसी मुश्किल घड़ी में काकतीय राजा ने उन पर बहुत भारी टैक्स लगा दिए। इस अन्याय के खिलाफ कोया जनजाति ने आवाज उठाई, और इस विद्रोह को लीड किया एक परिवार ने, समक्का, उनके पति पागिदिद्दा राजू, उनकी बेटी सरलम्मा और उनके बेटे जम्पन्ना। ये पूरा का पूरा परिवार अपने लोगों के हक के लिए लड़ने उतर गया। लेकिन इस युद्ध का अंजाम बेहद ट्रैजिक था। पंगीदा राजू और उनकी बेटी सरलम्मा लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उनका बेटा जम्पन्ना घायल होकर पास की संपंगी वागू नदी में गिर गए और उनके खून से नदी का पानी लाल हो गया। घायल समक्का चिलाकला गुट्टा की पहाड़ियों में जाकर कहीं अंतर्ध्यान हो गईं। लोगों को वहां उनकी सिर्फ चूड़ियां और एक कुमकुम की डिब्बी मिली। और यही घटनाएं आज इस जतारा की हर एक परंपरा का आधार हैं। तो सवाल ये उठता है कि उस ऐतिहासिक बलिदान को आज लोग कैसे याद करते हैं? आइए देखते हैं इस जतारा की कुछ सबसे अनोखी परंपराएं। सबसे पहली और सबसे खास बात यह है कि यहाँ कोई मूर्ति पूजा नहीं होती। ये पूरी तरह से प्रतीकों यानी सिंबल्स का फेस्टिवल है। लोगों का विश्वास है कि देवी देवता जंगल से उतरकर खुद अपने भक्तों से मिलने आते हैं। और ये पूरा प्रोसेस बड़ा ही फैसिनेटिंग है। देखिए, सबसे पहले सरलम्मा को पास के कनेपल्ली गांव से तुनी पेड़ की एक शाखा के रूप में लाया जाता है। फिर समक्का को चिलाकला गुट्टा पहाड़ियों से उसी कुमकुम की डिब्बी के रूप में लाया जाता है। इन प्रतीकों को गद्दे नाम के पवित्र मंचों पर स्थापित किया जाता है, जहां पगीदा राजू और गोविंद राजू को भी प्रतीकात्मक रूप से विराजमान किया जाता है। और जम्पन्ना वागू, याद है वो नदी जहां जम्पन्ना शहीद हुए थे? उसी नदी का नाम उनके बलिदान पर रखा गया। आज ये गोदावरी की सहायक नदी एक तीर्थ स्थल बन चुकी है। श्रद्धालु इसमें डुबकी लगाते हैं, ये मानकर कि इससे उनके पाप धुल जाते हैं और वो अपने वीर नायक को श्रद्धांजलि भी देते हैं। अब सुनिए यहाँ के सबसे पवित्र प्रसाद के बारे में। इसे कहते हैं बंगाराम। बंगाराम का मतलब होता है सोना, लेकिन यहाँ सोना नहीं बल्कि गुड़ चढ़ाया जाता है। लोग अपने वजन के बराबर गुड़ देवी को अर्पित करते हैं, और इसके पीछे लॉजिक ये है
कि उस दौर में जंगल में गुड एनर्जी का एक अनमोल सोर्स था, जिसकी कीमत उन लोगों के लिए सोने से कम नहीं थी। लेकिन ये पूरी परंपरा आज भी जिंदा कैसे है? इसकी वजह है कोया जनजाति, जो इसके संरक्षक है। तो चलिए प्रकृति के इन रक्षकों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। कोया लोग खुद को कोयतुर कहते हैं, जिसका मतलब है जंगल के शासक। उनकी भाषा है कोया, जो द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली का हिस्सा है। उनका धर्म है एनिमिज्म या सर्वात्मावाद, यानी वो मानते हैं कि प्रकृति की हर चीज में पेड़, पहाड़, नदी एक आत्मा होती है। उनकी आजीविका पोदू खेती पर निर्भर है, जिसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। और हाँ, अगर आप इंडियन कल्चर और फेस्टिवल्स के टॉपिक्स रिवाइज कर रहे हैं तो इस एक्सप्लेनर को लाइक जरूर करें। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जब एक परंपरा इतनी विशाल हो जाती है तो उसके सामने नई चुनौतियां भी आती हैं। आज ये जतारा आस्था, विकास और परंपरा के बीच एक दुविधा में खड़ा है। जरा इस बदलाव को देखिए। 1955 में जहां सिर्फ 2000 लोग आते थे, आज 2 करोड़ आते हैं। पहले प्रसाद में महुआ की शराब और नारियल होते थे, आज ब्रांडेड लिकर और कमर्शियल चीजें मिलती हैं। प्राकृतिक प्रतीकों की जगह अब देवी देवताओं की फोटोकॉपी की हुई तस्वीरों ने ले ली है। मतलब कमर्शियलाइजेशन हावी हो रहा है। और इसी बदलाव की नई कड़ी है 2025 का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सरकार ने 150 करोड़ के बजट से यहाँ परमानेंट स्ट्रक्चर्स, ग्रेनाइट फ्लोरिंग और क्यू लाइंस बनाने का प्लान किया है। लेकिन कोया समुदाय इससे चिंतित है। उनका कहना है कि उनके देवता जंगल के हैं, वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए आते हैं, उन्हें परमानेंट महलों की जरूरत नहीं। ये उनके एनिमिस्ट कल्चर पर एक हमला है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? खास करके हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा टॉपिक इतना जरूरी क्यों बन जाता है? चलिए की पॉइंट्स को आखिर में समराइज करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ये ट्राइबल रेजिस्टेंस और ऑटोनॉमी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। दूसरा, ये नेचर वर्शिप यानी एनिमिज्म की एक जिंदा मिसाल है। तीसरी, ये जेंडर इक्वालिटी और वुमेन लीडरशिप का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। आखिर 2 महिला योद्धाओं की पूजा होती है। और चौथी बात, ये इसकी एक परफेक्ट केस स्टडी है कि कमर्शलाइजेशन का इंडिजिनस ट्रेडिशंस पर क्या असर होता है। यूपीएससी और स्टेट पीएससीज के लिए कल्चर, ज्योग्राफी और सोशल इश्यूज, तीनों ही सेक्शंस के लिए ये टॉपिक एक गोल्ड माइन है। तो ये सारी जानकारी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। आपके हिसाब से सम्मक्का, सरलम्मा, जतारा जैसे आदिवासी त्योहारों को उनके असली रूप में बचाए रखने के लिए नेशनल और ग्लोबल लेवल पर क्या कदम उठाने चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही कल्चर और एग्जाम फोकस्ड एनालिसिस के लिए मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।